जून 1987, फ्रांस। एक 13 साल की छोटी सी बच्ची स्कूल से अपने घर वापस जा रही थी। मासूम, दुनिया की किसी भी हैवानियत से बेखबर। वो अपने घर जा ही रही थी कि उसके बगल में एक वैन रुकी। वो एक वाइट कलर की वैन थी। उस बच्ची ने देखा कि उस वैन में दो लोग बैठे हैं, एक कपल बैठा है। उसने नोटिस किया कि जो औरत है वो प्रेग्नेंट है और बहुत ज़्यादा दर्द में है, और वो जो आदमी है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस है। आदमी उससे बोलता है कि बेटा प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल जाने का रास्ता दिखा दो, जिसके लिए वो बच्ची अग्री कर जाती है, उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है, वो जो आदमी था जिसकी आंखों में हेल्पलेसनेस थी, जो कि मदद मांग रहा था, उसकी आंखों में सडनली एक हैवानियत से आ गई थी और उसने सीधे उस बच्ची पे हमला बोल दिया। और उसके बाद उसने उस बच्ची के साथ जो किया वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, ये कहानी है अबाउट द हॉरिफाइंग क्राइम्स ऑफ मिशेल फॉर्नरे एंड मोनिक ओलिवेरे। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी व्यूअर 18 साल से कम उम्र का है, प्लीज इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में जिस लेवल का क्राइम और जो हॉरिफाइंग चीजें हुई हैं, बीइंग अ माइनर यू शुड नॉट वॉच इट। ये कहानी फ्रांस की क्या यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्राइम स्टोरीज में से एक है। जब इस कहानी का खुलासा हुआ था तो पूरा यूरोप एकजुट हो गया था, पूरा यूरोप हैरान हो गया था। हमारे देश में अभी जो नीले रंग के ड्रम वाला जो केस हुआ था, ये उस लेवल की पॉपुलर स्टोरी है, और ट्रस्ट में ये कहानी सुन के आपका दिल दहल जाएगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। सो ये कहानी है मिशेल फॉर्नरे और मोनिक ओलिवेरे की, दोनों हस्बैंड वाइफ, और कैसे उनके इस घिनौने ऑब्सेशन ने खून की नदियां बहा दी। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के मेन विलन मिशेल फॉर्नरे के बारे में बताता हूँ। मिशेल फॉर्नरे एक साधारण सा दिखने वाला आदमी था और उसको ऑब्सेशन था वर्जिनिटी का। वो हर उस लड़की की इज्जत लूट लेना चाहता था जो उसको वर्जिन लगती थी। जितने भी ये साइकोपैथ, सीरियल किलर, रेपिस्ट लोग होते हैं, इनका जो बचपन होता है आप नोटिस करना बहुत ही रफ और डिफिकल्ट रहा है। और सेम मिशेल फॉर्नरे का भी था। उसके फादर एक लोहार थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। बचपन में वो बहुत एक शार्प बच्चा था। उसको चेस खेलना बहुत पसंद था और क्लासिकल म्यूजिक सुनने का बड़ा शौक था। जिस तरह का उसका बचपन था, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बड़ा होकर वो ऐसा राक्षस बन जाएगा। उसका जो ये विचित्र ट्रांसफॉर्मेशन था, उसके कई सारे रीजन मिशेल फॉर्नरे ने खुद अपने जर्नल में बताए थे। उसने बताया था कि जब वो 10 साल का था तो उसकी अपनी खुद की माँ ने उसे सेक्सुअली हैरेस किया था, जिसके बाद शायद ये सेक्सुअलिटी को लेके, सेक्स को लेके उसके दिमाग में एक अलग तरह का ऑब्सेशन सा आ गया। इसके बाद वो बताता है कि जब वो 12 साल का था तो उसके सपने में वर्जिन मैरी आई, और जिसके बाद उसको वर्जिनिटी से ऑब्सेशन हो गया। वो वर्जिनिटी को प्योरिटी से रिलेट करता था और उसको छीन लेना चाहता था। बलात्कार करना, रेप करना, वर्जिनिटी छीन लेना, ये सारे आइडियाज उसको बहुत ताकतवर महसूस कराते थे। जब वो अपने एडल्टहुड में आया तो 1966 में उसने अपना पहला क्राइम किया, जब वो 24 साल की उम्र का था। और उसका क्राइम आप गेस कर सकते हो, उसने एक माइनर के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। अब जोर जबरदस्ती करना अपने आप में बहुत खराब चीज है, बहुत ही घिनौनी चीज है, पर इसके बाद जो जो उसने किया वो तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इस क्राइम के एग्जैक्टली 18 साल बाद, साल है 1984, मिशेल फॉर्नरे जेल में बंद है। क्यों? गेस कर सकते हो आप। मिशेल फॉर्नरे ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 बच्चियों को, 5 माइनर लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से वो जेल में बंद था। मिशेल फॉर्नरे अब 42 ईयर्स ओल्ड था, और 5 लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद वो एक बच्ची को किडनैप कर रहा था, जिसमें वो जब नाकामयाब हो गया और पकड़ा गया तो उसको ये जेल हुई थी। जेल में जब वो बंद था तो उसने कन्फेस किया कि उसने 5 नहीं, उसने टोटल फ्रांस में 15 बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। पर जो ऑफिसर थे उनको शायद ये लगा कि यार ये जो आदमी है ये थोड़ा सा खिसका हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर उसने बोल दिया था कि कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। और उस बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया और उसको आगे सजा ही नहीं हुई। टोटल मिला के उसको सिर्फ 3 साल की सजा हुई, जो कि ऑब्वियसली इतने बड़े क्राइम के लिए कुछ भी नहीं थी। बट सारे ऑफिसर्स का मानना था कि जो भी बातें बोल रहा है ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, और जो क्राइम उसके लिए कंफर्म थे, जो कि था 5 बच्चियों के साथ उसने जो किया था, उसी के तौर पे उसको 3 साल की सजा उन्होंने सुनाई थी। जब ये जेल में बंद था तो ये पागलों की तरह अपने घिनौने प्लान्स के बारे में सोचता रहता था कि कैसे वो बाहर निकलेगा, कैसे वो बच्ची को किडनैप करेगा, उनका रेप करेगा, मर्डर करेगा। उसके दिमाग में 24 घंटे एक फितूर की तरह ये प्लान्स चलते रहते थे। अब आपने सुनी होगी कहावत,
वो कहते हैं ना कि जैसे आप होते हो भगवान आपको वैसे ही लोगों से मिलाता है। हमारे इस कहानी के विलन मिशेल फॉर्नरे को मिल गई उसकी साथी मोनिक ओलिवरे। मिशेल और मोनिक की मुलाकात फरवरी 1987 में हुई थी, जब मिशेल 45 इयर्स का था और ओलिवर 38 साल की थी। ये मुलाकात तब हुई जब मिशेल जेल में बंद था और जेल के दौरान उसने कैथलिक मैगजीन ली पेरिलिन में एक ऐड दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच 10 महीने तक 200 से ज्यादा लेटर्स के थ्रू बातचीत हुई। अब आप सोचोगे कि कैसी सी औरत होगी जो इस इंसान से लेटर्स में बात कर रही है, तो मैं आपको मोनिक ओलिवरे के बारे में बताता हूँ। मोनिक ओलिवरे 38 साल की एक औरत थी जो कि डिवोर्स थी और उसका एक बच्चा था। डिवोर्स के बाद वो बच्चा उसे छीन लिया गया था और उसका जो पति था वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मिशेल फॉर्नरे ने मोनिक को खत के द्वारा अपने बारे में सब कुछ सच सच बताया था। अपना वर्जिनिटी को लेकर ऑब्सेशन, कि कैसे वो बच्चियों का रेप करना चाहता है, कैसे उनको मारना चाहता है, और वो सारी घिनौनी बातें जो उसके दिमाग में चलती थी उसने एक एक बात सच सच मोनिक को बताई। उसने मोनिक को यह भी बताया था कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी बीवी वर्जिन नहीं निकली थी, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था और उसने अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश करी, जिससे उसकी बीवी बच निकली और उसके बाद उसका डिवोर्स हो गया। एक लेटर में उसने साफ साफ ये भी बताया कि जेल से निकलने के बाद वो वर्जिन हंटिंग पे जाना चाहता था, बच्चियों को किडनैप करना चाहता था और उनका रेप करना चाहता था। वो अपने लेटर्स में वर्जिन बच्चियों को मेम्ब्रेन और लेग्स की तरह डिनोट करता था और वो खुद के प्राइवेट पार्ट को रेनबो बोलता था, और वो बहुत ही स्ट्रांगली लिखता था कि कैसे वो अपने रेनबो से उन मेम्ब्रेन और लेग्स को पियर्स करना चाहता है। एक लेटर में उसने ये भी बताया कि उसके पास एक नोटबुक है जो कि एक कलेक्टर आइटम की तरह है, जिसमें उस हर लड़की की डिटेल लिखी गई है जिसके साथ उसने सेक्स या रेप किया है। देखो, कोई भी नॉर्मल औरत अगर ऐसे खत पढ़ेगी तो वो डर के मारे पागल हो जाएगी, पर सरप्राइजिंगली मोनिक ने मिशेल का इस अजीब से ऑब्सेशन में उसका साथ देने के लिए अग्री कर लिया। पर मोनिक ने एक शर्त रखी। मोनिक चाहती थी कि मिशेल जेल से निकलने के बाद उसके एक्स हस्बैंड का मर्डर करे, जिसके लिए मिशेल ने बहुत ही इजीली अग्री कर लिया। किसी का मर्डर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मिशेल फॉर्नरे 45 साल का था तो फाइनली जेल से रिहा हुआ, और जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसको पिक करने के लिए आई मोनिक ओलिवरे। जब वो जेल से बाहर आया तो जो उसने वादा किया था मोनिक को कि वो उसके एक्स हस्बैंड को मारेगा, उसने वो वादा तोड़ दिया और उसके हस्बैंड की हत्या करने से मना कर दिया। पर वो मोनिक को तब तक इस हद तक मैनिपुलेट कर चुका था कि मोनिक उसको छोड़ के जा नहीं सकी। असल में मिशेल ये समझ चुका था कि मोनिक बहुत ही लोनली औरत है, उसको कई बार लाइफ में अबैंडन कर दिया गया है, तो उसने मोनिक को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया था कि जब तक वो उसके साथ रहेगी वो कभी उसको अबैंडन नहीं करेगा, और बस इस वजह से मोनिक मिशेल को छोड़ के जा ना सकी। अब यहां तक कहानी सुन के आपको लग रहा होगा कि मोनिक मिशेल के साथ फंस गई, पर आगे जब आप कहानी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोनिक भी एक साइकोपैथ किलर से कम नहीं थी। उसका एक्स हस्बैंड उससे दूर रहता था। मोनिक का कहना था कि उसका जो एक्स हस्बैंड है वो उसे मारता था, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता था, हरास करता था और इनफैक्ट उसको बाकी लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर करता था। मोनिक की इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है, पर ये वो बातें जो मोनिक ने अपने जर्नल में बताई है। मोनिक का जो चाइल्डहुड था वो भी बड़ा लोनली चाइल्डहुड था। उसकी माँ एक एल्कोहलिक थी और उसका बाप बहुत बड़ा वुमनाइजर था। उसके पिताजी के मल्टीपल अफेयर्स थे और घर का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा खराब था। वो बोलने में बहुत ज्यादा स्टैमर करती थी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म था और वो बहुत ज्यादा लोनली थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे, और यही लोनलीनेस जो लोगों ने उसे दबाया था, यही बढ़ते बढ़ते अब 38 साल की उम्र में एक हैवानियत का रूप ले चुकी थी। सो हमारी कहानी के दोनों विलन अब मिल चुके हैं और दोनों बरगंडी के एक गांव में, बहुत दूर एक गांव में जाके साथ रहने लगे हैं। वो एक छोटा सा गांव था, वहां पे 100-150 लोग करीबन रहते थे और इनके लिए वो बिल्कुल नया नेबरहुड था। ये किसी को नहीं जानते थे और सबसे अच्छी बात कि कोई और इन्हें भी नहीं जानता था। तो वहां रह के क्राइम्स की प्लानिंग करना, वर्जिन हंटिंग करना, इस तरह के सारे घटिया प्लान बनाना इनके लिए बहुत सरल था। बरगंडी शिफ्ट होने के सिर्फ 3 महीने के अंदर इन्होंने अपने पहले क्राइम को एग्जीक्यूट किया। ये दोनों अक्सर अपनी व्हाइट वैन में बैठ के अपनी हंटिंग के लिए निकल पड़ते। ये बच्चियों को, वर्जिन लड़कियों को ढूंढने को हंटिंग बोलते थे। ऐसे ही दिसंबर 1987 को शाम को ये अपनी हंटिंग पे निकले हुए थे कि इन्होंने 17 साल की इजाबेल लवेल को देखा। इजाबेल पैदल पैदल घर से स्कूल जा रही थी और उसको देखते ही इन दोनों ने उसे अपना टारगेट बना लिया। इन्होंने घर जाके एक फूल प्रूफ प्लान बनाया उसको किडनैप करने का, और 11 दिसंबर 1987 को इजाबेल अपने स्कूल से घर जाने के लिए तो निकली, पर कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाई। मोनिक और मिशेल शाम को अलग अलग गाड़ियों में गए। मोनिक बीइंग अ लेडी वो इजाबेल के पास गई। इजाबेल घर को जा रही थी तो उसने इजाबेल को लिफ्ट ऑफर करी
जिसका इजाबेल ने मना कर दिया। पर मोनिक ने बहुत ही रिक्वेस्ट करी, बहुत ही प्यार से उसको मनाया, फुसलाया और फाइनली इजाबेल अग्री कर गई उसकी गाड़ी में बैठने के लिए। दोनों गाड़ी से जा रहे थे, सब कुछ बहुत साधारण था कि दूर इजाबेल ने देखा कि एक आदमी है जिसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो गाड़ी वाला आदमी कोई और नहीं, मिशेल फर्नरे था, जो कि एक्टिंग कर रहा था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे लिफ्ट की जरूरत है। उसने अपना हाथ दिया और एज पर प्लान मोनिक ने गाड़ी रोक के उसको लिफ्ट दे दी। जब मिशेल गाड़ी के अंदर चढ़ा तो उसकी आंखों में एक हेल्पलेसनेस थी, जैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई, बहुत परेशान था। और इजाबेल को भी लगा कि चलो एक ओल्ड आदमी की सहायता हो गई है। पर जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठा, उसकी आंखों के अंदर जो मासूमियत थी, जो हेल्पलेसनेस थी, वो हैवानियत में बदल गई। उसने सीधे इजाबेल पे अटैक किया और उसके हाथ, पैर और मुंह एडेसिव टेप से बांध दिए। उसने इजाबेल को मारा, पीटा और इवेंचुअली गाड़ी के अंदर ही उसको बेहोशी की दवा सुंघा के बेहोश कर दिया। जब ये सब चीजें हो रहा था तो मोनिक आराम से बैठ के ये चीजें देख रही थी। इसके बाद ये दोनों उसको घर ले आए और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगे। पर इसमें प्रॉब्लम थी, मिशेल फॉर्नरे को इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम थी और उसको अराउज होने के लिए मोनिक की तरफ से एक सेक्सुअल एक्ट करने की जरूरत पड़ती थी। तो मोनिक ने सेक्सुअल एक्ट किया, उसके बाद मिशेल ने उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद गला दबा के उसकी हत्या कर दी। उसका मर्डर करने के बाद मिशेल और मोनिक ने उसकी डेड बॉडी को बुजी एंड ओथ के एक पुराने बंद हुए वेल के अंदर डाल दिया, जहां से उसकी जो अवशेष थे 18 साल बाद मिले। मिशेल एक बहुत ही अजीब सा साइकोपैथ आदमी था। वो जिसको भी किडनैप करता है, जिसका भी वो रेप करने की कोशिश करता था, तो उसके हाथ पैर बांध के उसको मार के उनसे बुलवाता था जबरदस्ती कि विल यू मेक लव टू मी या प्लीज रेप मी। वो उनसे बेग करवाता था कि मेरा रेप करो और उसके बाद रेप करके उनको मार देता था। इसके बाद मोनिक, जो कि उसकी वाइफ थी, ये जो एक्ट्स होते थे क्राइम के, इसी को रिएक्ट करती थी और साथ में जब वो लोग सेक्स करते थे तो उसकी एक्टिंग करती थी ताकि वो अराउज हो और उसको अच्छा लगे। तो ये इस लेवल के साइकोपैथ थे। इजाबेल की हत्या करने के एग्जैक्टली 3 महीने बाद मिशेल और मोनिक को अपना नया शिकार मिल गया। मार्च में मिशेल को एक औरत ने कांटेक्ट किया जिसका नाम था फरीदा हमीद। फरीदा हमीद का जो पति था वो मिशेल के साथ जेल में बंद था और उसका जो पति था वो एक बहुत बड़े फ्रांस के बहुत बड़े गैंग का मेंबर था और एक कुख्यात मर्डरर था। फरीदा के हस्बैंड का नाम था जॉन पेयर हेलर और उसको फ्रांस सरकार ने फांसी की सजा सुना दी थी। जब उसको फांसी होने वाली थी तो उसने फरीदा को अपने पास बुलाया था और फरीदा को उसने बताया था कि उसने एक जगह पे सोना और कैश छुपाया हुआ है और अगर वो मर जाता है तो उसके मरने के बाद फरीदा उन पैसों और कैश को निकाल ले और उससे अपने आगे की जिंदगी गुजारा कर ले। अब फरीदा को ये लगता था कि अकेले शायद वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी और उसकी मदद मांगने के लिए, उसकी किस्मत देखो कितनी खराब है, इस चीज़ में मदद मांगने के लिए वो चले गई मिशेल फॉर्नरे के पास। फरीदा ने मिशेल को बोला कि देखो जो भी निकलेगा हम उसे आधा आधा कर लेंगे। पर जब मोनिक और मिशेल फरीदा के साथ गए, इन्होंने खुदाई करी और इनको बहुत सारे जेवरात और सोना और कैश मिला। उसके बाद इन्होंने लालच के चलते फरीदा को वहीं पे मर्डर किया उसका। उन्हीं गड्ढों में जहाँ से इन्होंने सोना निकाला था वहीं पे उसे दफना दिया और सारा का सारा माल खुद हड़प लिया। अब जो पैसे आए थे मिशेल और मोनिक के पास, उन पैसों से सबसे पहले इन्होंने एक शैटू खरीद लिया। शैटो एक पैलेस सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग को कहते हैं, फ्रेंच वर्ड है। वो जो बिल्डिंग थी दोस्तों, वो जो इन्होंने अपने लिए घर खरीदा था, काफ़ी बड़ा घर था और उसमें 3.5 हेक्टेयर लैंड भी थी। उस लैंड को बाद में इन्होंने कब्रिस्तान में बदल दिया। अच्छा, इसके कुछ महीनों बाद ही मोनिक जो थी, मोनिक भी प्रेग्नेंट हो गई और डिस्पाइट हर प्रेगनेंसी उन्होंने अपनी हंटिंग को बरकरार रखा और वो हर चीज़ को, हर सिचुएशन को अपने इस घिनौने ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए यूज़ करता था। अब वो अपनी बीवी की प्रेगनेंसी को भी यूज़ करने लगा। अब जब उन्होंने नया घर लिया तो फिर से उनके पड़ोसी वगैरह चेंज हो गए, नए पड़ोसी आ गए और जो नए पड़ोसी हैं उनको तो कोई आइडिया नहीं था कि कितना हैवानियत से भरा हुआ आदमी है ये। इनफैक्ट जब उन्होंने मिशेल फॉर्नरे का डिस्क्रिप्शन दिया तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया एज अ वेरी काइंड एंड अ काम पर्सन। खैर, नए घर में शिफ्ट होने के एग्जैक्टली 3 महीने बाद इन्होंने फिर से अपना एक नया शिकार ढूंढ लिया। दोनों शाम को सुपरमार्ट गए थे जहां पे उन्हें दिखी 20 साल की फाबियान लिरॉय। अब दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे फाबियान को वो किडनैप कर सके। मिशेल और मोनिक दोनों फाबियान के पास गए और मोनिक ने बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की एक्टिंग करी। उसने उसको रोते रोते बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मिशेल ने हाथ पैर जोड़ के वो फाबियान से हेल्प मांगी और जिसको देख के
बेचारी फाबियान का दिल पिघल गया और वो उनकी गाड़ी में बैठ गई ताकि वो डॉक्टर तक के डायरेक्शन इनको दे पाए। जब वो डॉक्टर की तरफ जा रहे थे, सडनली एज यूजुअल मिशेल ने अपनी गाड़ी को मोड़ा और वो उसको पास की जंगल में ले गया, जहाँ पे उसने उसके हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद मिशेल ने मोनिक को बोला कि चेक करो कि ये वर्जिन है कि नहीं, पर सरप्राइजिंगली मोनिक ने इस चीज से मना कर दिया। मोनिक ने जब मना किया तो मिशेल गुस्से से पागल हो गया। उसने नेवरदलेस उसने बेचारी फाबियान का रेप किया और उसके बाद उसके सीने पे शॉटगन से गोली मार दी। आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि इन्होंने जो एक क्राइम किया ये बिल्कुल मिलिट्री कैंप के पास था। इनके अंदर कोई डर नाम की चीज नहीं थी। इन्होंने उसकी बॉडी को वहीं पे डंप किया और उसके बाद वो वहां से निकल गए। इसके बाद इन्होंने अपने क्राइम करने के लिए अलग अलग तरीके इजाद कर लिए। इसके कुछ महीनों बाद मोनिक ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। वो शाविल मिजेरीज जाने वाली ट्रेन में थी, जहां पे उसे मिली जीन मरी। जीन मरी एक कॉन्वेंट में रह रही थी और जब वो पहली बार इनसे मिली तो उसने अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी इनके साथ शेयर करी। अब क्योंकि वो रिलीजन में मानने वाली बच्ची थी तो इन लोगों ने भी पूरी नौटंकी कर दी कि ये भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और जीसस से ऊपर इनके लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद कुछ दिनों बाद बिल्कुल टाइमिंग को मैच करके वो लोग दोबारा उस ट्रेन स्टेशन में गए और उसी ट्रेन स्टेशन में सेम उन्हें जॉन मैरी मिली। जब उन्हें जॉन मैरी मिली तो उन्होंने उसे अपने घर इन्वाइट किया और उसके बाद जॉन मैरी उनके घर भी आई। जब वो पहली बार घर आई तो कुछ भी नहीं हुआ, पर उसी के बाद उन्होंने दोबारा उसको इन्वाइट किया जब ये लोग प्रिपेयर्ड थे। दूसरी बार जब जॉन मैरी इनके घर आई तो मिशेल ने उससे पूछा कि वो वर्जिन है कि नहीं। ये सवाल सुन के जॉन मैरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई और उसने ना इनके घर से निकलने की कोशिश करी। जब वो घर से निकलने की कोशिश कर रही थी तो मिशेल ने एकदम से उस पर अटैक कर दिया। जब उसने फाइट बैक किया तो मोनिक ने उसके हाथ पैर पकड़ के उसको नीचे दबा दिया, जिसके बाद मिशेल ने उसके साथ बलात्कार किया और इवेंचुअली गला दबा के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कुछ महीनों तक शांति रही क्योंकि जुलाई 1999 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के लगभग 3 महीने बाद इन्होंने फिर से अपनी हंटिंग शुरू करी और फिर इनको मिली 12 साल की एलिजाबेथ जो कि 12 साल की बच्ची थी। इनका अगला शिकार बनने से पहले मोनिक और मिशेल का बच्चा हो चुका था जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा था। तो अब वो सलीम को भी क्राइम में यूज़ करने लगे थे। तो जब उन्होंने उस 12 साल की मासूम बच्ची एलिजाबेथ को देखा, एलिजाबेथ अपने दोस्त के घर जा रही थी और जैसे ही मिशेल ने उसे देखा उसे अपना टारगेट बना लिया। मिशेल ने उसका पीछा किया और जब तक वो अपने दोस्त के घर के अंदर थी, घर के बाहर ही उसका वेट किया। जैसे ही वो अपने दोस्त के घर से बाहर आई, 12 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, आप सोच सकते हो क्या बेचारी का दिमाग होगा। जैसे ही वो बाहर आई तो उन्होंने उसे बहला फुसला के ये बोल के कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, अब प्लीज़ हमें डॉक्टर का रास्ता दिखाओ, ये बहला फुसला के छोटी सी बच्ची को गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में जैसे वो बच्ची बैठी वैसे ही मिशेल उस पर चढ़ पड़ा, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसको फिर अपने घर ले गए। घर जाने के बाद उन दोनों ने उसे बेड पे बांध दिया और मिशेल एज यूजुअल उसका रेप करने के लिए कोशिश करने लगा। जब उसने उसका रेप करने की कोशिश करी तो उसने नोटिस किया कि जो बच्ची है इसको पीरियड्स हो रहे हैं। तो उसने मोनिक से रिक्वेस्ट करी कि उसके जो जेनिटल्स हैं उसको धो दे। वो मिशेल के कहने पे मोनिक ने उस छोटी सी बच्ची के जेनिटल्स को धोया, जिसके बाद मिशेल ने उसका बलात्कार किया और फिर से गला दबा के उसकी हत्या कर दी। इस छोटी सी बच्ची की बॉडी भी दोस्तों 15 साल बाद इन्हीं के घर के अंदर दफन पाई गई, उसी रेनकोट में जिस रेनकोट में उसका किडनैप हुआ था। अच्छा, सलीम के नाम पे भी इन लोगों ने बहुत सारे क्राइम करे। मिशेल बहुत सारे केयर टेकर्स को लाया एक एक करके, जो कि सलीम का ख्याल रखने के लिए उन्होंने अपने घर पे बुलाए हुए थे। मोनिक का कहना था कि मिशेल ने कई सारी केयर टेकर्स का भी बलात्कार करके उनकी हत्या करी है। एक केयर टेकर जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई, ना ही उसकी बॉडी मिल पाई। मोनिक का कहना था कि केयर टेकर पहले सलीम के रूम पे काम कर रही थी, उसके बाद उसने मिशेल को उस रूम में जाते हुए देखा था, रात का टाइम था। उसके बाद बहुत देर तक उस केयर टेकर की चिल्लाने चीखने की आवाज़ आई और उसके बाद उस केयर टेकर की ना बॉडी मिली ना उसका कोई अता पता मिला। वो जो केयर टेकर थी, ये बताया जाता है कि लगभग 15 से 17 साल के बीच में उसकी उम्र रही होगी। इसी तरह से दोनों बेझिझक बेधड़क क्राइम पे क्राइम करते गए, मर्डर करते गए, बलात्कार करते गए। इस क्राइम के 3 महीने बाद उसने अपना नया शिकार ढूंढ लिया। इनकी नेक्स्ट शिकार बनी जोहाना पेरिस, जो कि एक स्टूडेंट भी थी और इंग्लिश टीचर भी थी। वो फ्रांस में लोगों को इंग्लिश के लेक्चर्स देती थी, इंग्लिश बोलना सिखाती थी। जोहाना ने लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दिया था और उस ऐड का जवाब दिया मिशेल फॉर्नरे ने। दोनों ऑक्सेर के एक बहुत ही मशहूर चौक पे मिले, जहाँ पे उन्होंने मीटिंग करी, सारी बातें तय करी और उसके बाद मिशेल बीइंग द मैनिपुलेटिव मैन एज ही वाज, उसने जोहाना को घर ड्रॉप करने के लिए ऑफर किया, जिसके लिए पोलाइटली जोहाना ने अग्री कर लिया और वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। वैन में जैसे जोहाना बैठी वैसे ही मिशेल ने उस पर हमला बोल दिया, उसको बहुत मारा और उसको अधमरी हालत में करके उसका रेप किया और रेप करने के बाद गला घोंट के उसकी हत्या कर दी।
ये सब चीजें वैन में करी गई और मोनिक फ्रंट सीट में बैठ के ये सब चुपचाप देख रही थी। ओलिवर ऐसे उस चीज को देख और सुन रही थी जैसे कि उसके लिए एक बहुत ही साधारण सी घटना हो, जस्ट अनदर डे इन द ऑफिस। खैर, इसके बाद जोहाना की डेड बॉडी को उन्होंने रिवर यॉन में डंप कर दिया। जोहाना के मर्डर के कुछ महीनों बाद नवंबर 1990 में इन्होंने अपना नया शिकार ढूंढा। वो शिकार थी 13 साल की मासूम सी बच्ची नताशा। नताशा लेकला अतूत स्टड के कार पार्क से गुजर रही थी, जहां पे इन्होंने फिर से सेम टैक्टिक्स करके भुला फुसला के किसी तरह से उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जैसे वो छोटी सी बच्ची की गाड़ी में बैठी, मिशेल ने उस पर अटैक कर दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए। नताशा के हाथ पैर बांधने के बाद दोनों उसको लेके गए एक बहुत ही सुनसान कोस्टल एरिया में, जहां पे मिशेल ने उसके सीने में स्क्रू ड्राइवर घोंप के उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहीं कोस्टल एरिया में छोड़ के लोग चले गए। अगले दिन जब पुलिस को उसकी बॉडी मिली और पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें यह पता लगा कि उसका जो बलात्कार किया गया था वो उसकी मौत के बाद किया गया था। मिशेल ने उसकी डेड बॉडी के साथ बलात्कार किया था। नताशा का मर्डर करने के बाद मिशेल और मोनिक दोनों के दोनों फ्रांस से बेल्जियम शिफ्ट हो गए थे और 10 साल तक बिल्कुल सुनसान ही रही। उनके क्राइम के बारे में किसी को पता नहीं चला। वो लोग क्राइम करते थे या नहीं करते थे इसका खुलासा तो बाद में होगा, पर एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी भतीजी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। बहुत ढूंढा, उसका कहीं पे भी उसके आता पता नहीं मिला, ना उसकी बॉडी मिली, ना उसके बारे में पता चला। और उसी के गायब होने के 2 महीने बाद जंगल में उसके अवशेष मिले। वो जो अवशेष थे उनका बलात्कार किया गया था, फिर गला घोट के उसकी हत्या करी गई थी। बाद में पता चला कि 2000 सन मई में 16 तारीख को मिशेल फॉर्नरे ने सलीन को अपने झांसे में फंसा लिया था। सलीन 18 साल की बच्ची थी और एज यूजुअल सिमिलर टैक्टिक करके किसी प्रकार से उन्होंने उसे अपनी वैन में बुला लिया था। उसके बाद उसको कहीं सुनसान एरिया में लेके गए, जहाँ पे उन्होंने उसका बलात्कार किया, उसके साथ मारपीट करी और इवेंचुअली उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को जंगल में डंप होने के लिए छोड़ दिया, जो कि कुछ महीनों बाद उसकी बॉडी के अवशेष वहाँ पे लोगों को मिले थे। इसके बाद 1 साल बाद 5 मई 2001 को मनन्या नाम की एक लड़की गायब हो गई। मनन्या लाइब्रेरी से अपने घर जा रही थी, जिसके बीच से ही वो लापता हो गई थी। मनन्या के पेरेंट्स उसके घर ना पहुंचने में बहुत परेशान हो गए और बेचारे उसकी फोटो लेके सड़कों पे जा जाके लोगों से पूछने लगे कि क्या किसी ने उनकी बेटी को देखा था, पर कहीं उसकी बेटी का कुछ अता पता नहीं चला। इसके 1 साल बाद मार्च 2002 को एक हाइकर को बेल्जियम के जंगल में कुछ स्कल और कुछ कपड़े मिले थे और ये अवशेष थे मनन्या के। मिशेल ने मनन्या को कुछ हफ्ते पहले ही नोटिस कर लिया था। उसके बाद उसने एक प्लान बनाया। उसने उससे बहला फुसला के बहुत प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करी कि क्या वो उसके छोटे बेटे के साथ खेलेगी, जिसके लिए मनन्या ने अग्री किया और फिर उसने मनन्या को सिमिलरली अपनी गाड़ी में बैठाया, एब्डक्ट किया, रेप किया, मर्डर किया और फिर जंगल में डंप कर दिया। जिस तरह से ये दोनों रेप करे जा रहे थे, मर्डर करे जा रहे थे, इनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये किस्सा शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पर वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा चाहे कितना ही बड़ा हो, कभी ना कभी भर ज़रूर जाता है। और इनके पाप का घड़ा भी भर गया जून 2003 में। जून 2003 में 13 साल की बच्ची इजाबेल स्कूल से अपने घर जा रही थी। जब वो घर जा रही थी तो उसके बगल में एक वैन आके रुकती है। उस वैन में एज यूजुअल एक बुढ़ा बुढ़िया थे, जो कि मोनिक और मिशेल थे। उन दोनों ने उससे रास्ता पूछा और किसी तरह बहला फुसला के उसको अपनी वैन में बैठाने के लिए अग्री करा लिया। वो छोटी सी बच्ची जैसे इनकी वैन में बैठी, वैसे ही मिशेल ने एज यूजुअल उस पर अटैक बोल दिया और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध के मुंह पे टेप बांध दिया और उसको फिर लेके जाने लगे कहीं दूर रेप करने के लिए और मर्डर करने के लिए। जब वो उसको लेके जा रहे थे, पता नहीं कैसे उस 13 साल की बच्ची ने अपने दांतों से उस रस्सी को चबा लिया, हाथ पैर खोल लिए और किसी तरह से वैन का दरवाजा खोल के वो सड़क पे कूद गई। जब वो सड़क पे कूदी तो वो पागलों की तरह सड़क पे भागने लगी और एक दूर से आती हुई गाड़ी में एक व्यक्ति ने उसे स्पॉट कर लिया। उस व्यक्ति ने उसे फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जब वो बच्ची की गाड़ी से भागी तो मिशेल फॉर्नेरे गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने दिमाग ही नहीं लगाया और वो उस गाड़ी का पीछे करने लगा। जब उस गाड़ी का पीछा करने लगा तो जो ड्राइवर था जिसने उस बच्ची की हेल्प करी थी, उसने बहुत ही स्मार्टली उसकी गाड़ी का जो लाइसेंस प्लेट होती है उसका नंबर नोट कर लिया और फिर फटाफट जाके पास के ही थाने में, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करा दी। जब रिपोर्ट हुई और पुलिस ने वो लाइसेंस नंबर रन किया तो उसमें नाम आया मिशेल फॉर्नेरे और उसके पुराने क्राइम और पुरानी जो उसकी हिस्ट्री थी वो उनके सामने खुल गई। इसके बाद मिशेल फॉर्नेरे को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। जून 27, 2003 में पुलिस ने फॉर्नेरे होम की तलाशी चालू करी। उन्होंने पीछे जो 3 एकड़ का इनका जो एरिया था वहाँ पे डिगर्स यूज़ करे उसे खोदना शुरू किया और जब वहाँ पे खोदना शुरू किया तो उनको वहाँ पे बहुत अनयूजुअल चीज़ें मिली।
कुछ स्केलेटन मिले, कुछ बच्चों के कपड़े मिले, घर के अंदर भी इनको बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ें मिली, जैसे कि रस्सियाँ, कुछ कॉन्डम्स, कुछ हथियार, बच्चों के मिसमैच कपड़े जो कि ऑब्वियसली सलीम के नहीं हो सकते थे। ये सब चीज़ें मिलने पे मोनिक जो कि घर पे रहती थी, उसने इस तरह का एक्ट किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अथॉरिटीज़ के सामने उसने ऐसा नाटक और ऐसे नौटंकी कर दी कि जैसे कि वो एक बहुत ही सीधी महिला है जिसको कुछ भी नहीं पता कि उसका पति इतना बड़ा क्रिमिनल था या इतना बड़ा हत्यारा था। सबको इनिशियली यही लगा कि मुनी एक बहुत ही सीधी सादी सी अबला सी औरत है जो शायद अपने बहुत ही डोमिनेटिंग पति के दबाव में आके ये सब चीजें सहती रही और करती रही। पर इवेंचुअली ये चीज रियलाइज हुई कि इस पूरे क्रिमिनल सीन का जो शायद मास्टरमाइंड था वो मोनिक ही थी। जितने भी क्राइम हुए थे उसमें से सिर्फ एक केस में डायरेक्टली मोनिक इन्वॉल्व थी और उस बेसिस पे पुलिस ने मोनिक को भी अपनी हिरासत में ले लिया। दोनों जब हिरासत में आए तो अलग अलग लेके इन दोनों को बहुत ही हाई प्रेशर सिचुएशन में रखा गया और बहुत सारे इंटरव्यूज करे गए। सबका मानना था कि मोनिक बीइंग अ लेडी जल्दी मान जाएगी, जल्दी ब्रोक डाउन कर जाएगी और जल्दी से कन्फेस कर लेगी। पर मिशेल ने फिर भी कन्फेस कर दिया था, पर मोनिक ने नहीं किया था। वो इतनी मास्टरमाइंड और स्ट्रांग लेडी थी। पर करीबन 100 इंटरव्यूज लगे इन दोनों को और उसके बाद इन लोगों ने सारे क्राइम्स जो अभी मैंने आपको बताए इनके बारे में कन्फेस किया। कई सारे क्राइम ऐसे भी थे जो मोनिक ने बताया कि हुए थे पर मिशेल ने अग्री नहीं किया, जो कि मैंने आपको बताया भी नहीं है। कई सारे मर्डर्स जो पिछले बीच में 10-10 साल का गैप आया, उस दौरान बहुत सारे ऐसे मर्डर इन लोगों ने करे थे जिसका कोई सबूत मिला ही नहीं। कभी उन बच्चियों की बॉडी, अवशेष, डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं, तो वो क्राइम भी उसने ऐड करे। इनके कन्फेशन के बाद इनका ट्रायल शुरू किया गया और इनके ट्रायल में पूरा फ्रांस इन्वॉल्व हो गया। ये इस समय बेल्जियम में थे और बेल्जियम से इनको जो इनका फाइनल ट्रायल था उसके लिए इनको फ्रांस भेजा गया। फ्रांस के लोग, सारे लोग पागल हो गए इनके पीछे और जब इनका ट्रायल हुआ तो इट वॉज लाइक अ मीडिया सर्कस। 400 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट उस ट्रायल में आए थे और वहां पे इतना सारा मीडिया अटेंशन था कि पूरी दुनिया इन दोनों के बारे में जान चुकी थी। पुलिस ये चाहती थी कि इन दोनों के लिए मैक्सिमम सजा वो ले, पर उनको ये भी पता था कि मोनिक ओलिवरे, उसको ज्यादा सजा दिलवाना इनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो अभी तक सिर्फ एक ही मर्डर में इन्वॉल्व थी। अब कभी भी दोस्तों जब ट्रायल होता है तो उसमें एक प्रोसिक्यूटर होता है और एक डिफेंस लॉयर होता है। प्रोसिक्यूटर वो होता है जो सरकार की तरफ से इनके अगेंस्ट लड़ता है और डिफेंस लॉयर जो इनका डिफेंस करता है। अब इनका जो डिफेंस लॉयर था मोनिक का अलग था और मिशेल का अलग था। मोनिक के लॉयर ने इस तरह से इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि ये एक औरत है और इसने ना एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी कि वो एक बहुत ही सीधी सादी सी डम औरत है जो कि अपने पति के एग्रेसिव और डोमिनेटिंग नेचर की वजह से ये सारे क्राइम्स में उसका साथ देती रही। शायद उसको पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। वो इस तरह की इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करा कि जो इनका ट्रायल होता है वहाँ पे औरतें ज़्यादा हों, सो दैट एक औरत का एंगल बन जाए, कुछ औरत की सिंपैथी बन जाए। पर यही चीज़ मोनिक के लिए बैकफायर कर गया क्योंकि लोगों का मानना ये था कि चलो मिशेल ने जो किया वो तो किया ही किया, वो तो दरिंदा है ही है, पर मोनिक बीइंग अ मदर, बीइंग अ लेडी, कैसे उसने छोटी छोटी बच्चियां 9 साल की, 13 साल की, कैसे इन बच्चियों को अपनी आंखों के सामने बलात्कार होने दिया, कैसे उन बलात्कार में साथ दिया और कैसे अपनी आंखों के आगे उनका बेरहमी से उनका मर्डर होने दिया। ये चीज बैकफायर कर गई और लोगों के अंदर इसके लिए हेट्रेड और ज्यादा बढ़ गई। और मोनिक का डिफेंस लॉयर इसी बात पर अड़े रहे कि एक बहुत ही डम और बहुत ही बेवकूफ हाउसवाइफ है जिस बेचारी को कुछ नहीं पता था, पर पुलिस और लोगों का मानना इसके बिल्कुल अगेंस्ट था। सन 2005 में मोनिक ओलिवरे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया ताकि उसकी इंटेलिजेंस लेवल को समझा जाए, जिसका नाम रेड ब्लॉक टेस्ट होता है। उसमें इसका स्कोर 46 आया आउट ऑफ 40 और आप मानेंगे नहीं कि फ्रांस का जो एवरेज है दैट वाज जस्ट 11। तो आप समझ सकते हैं कितनी शार्प और कितनी मास्टरमाइंड महिला ये थी। अपना हुलिया इसने इस तरह से बना दिया था, अपने बाल छोटे से काट दिए थे और बाल पूरे डाई कर दिए थे इसने वाइट कलर के, और कपड़े और जो इसकी आंखें थी, मतलब वो इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती थी जैसे बिल्कुल साधारण है। उसके लिए मतलब ये सब कुछ बहुत अलग है और वो मानसिक तौर पे थोड़ी सी कम समझ है, ना समझ है। पर इस टेस्ट ने उसकी पोल खोल दी थी। लोगों को ये पता चल चुका था कि इस पूरे हत्याकांड, इस पूरे क्राइम स्टोरी, इस पूरे क्राइम सीन की जो मास्टरमाइंड है वो मोनिक ओलिवरे ही है। जैसे जैसे इनका ट्रायल चलता रहा, मोनिक की अलग ही एक इमेज चल रही थी और मिशेल अलग ही दुनिया में जी रहा था। वो वहां जाके भी डिमांड करता था, अजीब अजीब डिमांड। वो बोलता था कि मेरे जो ट्रायल में महिलाएं आए वो वर्जिन होनी चाहिए, मतलब इस तरह की ना एब्सर्ड चीजें वो बोलता था।
अपनी फोटो खिंचाने से मना करता था। मतलब उसको ये लगता था कि वो अभी भी वो अपनी शर्तों पे चीज़ों को करवा सकता है। इनका ट्रायल चलता रहा और जैसे जैसे वो जजमेंट के करीब आता रहा तो और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती रही, जिससे इनके इस बिहेवियर के बारे में लोगों को समझने में आसानी हुई। 30 अप्रैल 2008 को मिशेल फॉर्नरे और ओलिवरे की सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कस हुआ। वहाँ पे ये रिवील हुआ कि जो मिशेल फॉर्नरे है उसको इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम थी और किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हैरेसमेंट से पहले उसको अराउज करने की जरूरत पड़ती थी और वो अराउज करने का काम करती थी मोनिक ओलिवरे। ओलिवरे ने ये भी कन्फेस किया कि जब भी वो उसके बाद सेक्स करते थे तो उसी जो क्राइम सीन होता था उसको रिक्रिएट करते थे और उसी को रिक्रिएट करके उन्हीं शब्दों को दोबारा बोल के जो विक्टिम का चिल्लाते चीखते और जो भीख मांगते थे, उससे दया की भीख मांगते थे, उन्हीं चीज़ों को बोलती थी और इसके साथ सेक्स करती थी, जिससे ये बहुत इंजॉय करता था। इवेंचुअली ये भी लोगों को समझ में आ गया कि जो ये ओलिवरे है, जो इसने अपने आप को दिखाया था कि वो तो एक बहुत ही सीधी सादी औरत है जो कि पति के नीचे दब गई थी बेचारी, वो भी इन चीज़ों को एंजॉय करती थी क्योंकि उसको मिशेल फॉर्नरे को खुश करना, उसको प्लीज करना बहुत पसंद था और वो इन क्राइम सीन्स में उतनी ही इन्वॉल्व थी जितना मिशेल फॉर्नरे इन्वॉल्व था। वो मोनिक ओलिवरे ही थी जो कि हर क्राइम से पहले, हर रेप से पहले उन बच्चियों के जेनिटल्स को एग्जामिन करती थी और ये बताती थी मिशेल को कि वो वर्जिन है कि नहीं। ये जो ट्रायल था इसमें सिर्फ इनके क्राइम्स को नहीं खोला गया, इसमें इनके सेडिस्ट, ये जो अजीब सा सैड इनका रिलेशनशिप था, इसके बारे में भी दुनिया को पता चला। मई 26 को जो प्रोसिक्यूटर था उसने अपनी फाइनल स्पीच बोली, मतलब फाइनल अपील करी जज के सामने और उसने इन दोनों के लिए उम्र कैद की सजा मांगी विदाउट एनी पैरोल। मई 27 को जो डिफेंस था उसने अपनी स्पीच देनी थी जज के सामने, पर उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही इमोशनल मोमेंट हुआ उस कोर्ट में। जितने भी पेरेंट्स आए हुए थे, जो उन बच्चियों के पेरेंट्स थे जिनका कत्ल इन लोगों ने किया था, वो अपनी बच्चियों की फोटो लेके आए हुए थे। उन्होंने साइलेंटली बस उन फोटोज को जज के सामने रखा और वो उठ के चले गए। वो ये दिखाना चाहते थे कि इस जैसी महिला और इस जैसे पुरुष को डिफेंस कर भी कैसे सकता है कोई। और इसके अगले दिन फाइनली कोर्ट ने इनको सजा सुनाई। 28 मई 2008 को कोर्ट ने मिशेल फॉर्नरे को उम्र कैद की सजा सुनाई विदाउट एनी पैरोल और मोनिक ओलिवरे को 28 साल की जेल की सजा दी गई, अगेन विदाउट एनी पैरोल। इसके अलावा कोर्ट ने इनको 15 करोड़ रुपए कंपनसेशन देने के लिए बोला, जितनी विक्टिम फैमिलीज थी उनको। जेल टाइम के अलावा 15 करोड़ रुपए इन दोनों ने विक्टिम फैमिलीज को भी दिए। जब ये दोनों जेल में चले गए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की। इसके बाद भी पुलिस की कुछ फाइंडिंग्स थी। पुलिस ने बहुत सारे मर्डर्स और आइडेंटिफाई करे जो कि छोटी छोटी बच्चियों के थे, जिसमें से सबसे छोटी विक्टिम 9 साल की थी। 9 साल की बच्ची जिसका इन्होंने पहले मर्डर किया, उसके बाद रेप किया। ये दोनों किसी राक्षस से कम नहीं थे, स्पेशली मोनिक। पूरी दुनिया मिशेल के लिए तो गुस्सा थी ही, पर मोनिक के ऊपर ज़्यादा गुस्सा थी कि बीइंग अ लेडी, बीइंग एक माँ के नाते, एक महिला होने के नाते कैसे वो इन चीज़ों में साथ दे सकती है। इसके बाद दोस्तों ये जेल में चले गए। एज ऑफ नाउ मिशेल फॉर्नरे की डेथ हो चुकी है। वो 79 ईयर्स का था जबकि जब वो हार्ट प्रॉब्लम और एल्जाइमर की प्रॉब्लम से गुजर रहा था और उसको हार्ट अटैक आया और जेल में उसकी डेथ हो गई। और दोस्तों मोनिक ओलिवरे 2032 में उसके पास एक ऑप्शन होगा कंडीशनल रिलीज का। जब वो जेल से छूटेगी, अगर उसको रिलीज का ऑप्शन मिला और अप्रूव हो गया, तो वो 82 साल की हो चुकी होगी। ये जो कहानी है दोस्तों बहुत ही घिनौनी, बहुत ही डिप्रेसिंग कहानी है। जब मैं कहानी पढ़ रहा था आपको सुनाने के लिए, आई फेल्ट डिप्रेस्ड। पर मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इनके जेल के जाने के बाद भी इतना बड़ा एक ट्विस्ट आ जाएगा, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आपको ध्यान होगा इनका बच्चा हुआ था, सलीम नाम था, जिसके बचपन को यूज करके इन लोगों ने बहुत सारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करे, उनका मर्डर किया। सलीम अभी लगभग 20 साल का है और 2023 में सलीम ने एक माइनर बच्ची का रेप किया है और वो जेल के अंदर बंद है। आप मान सकते हो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि क्रिमिनल होना ब्लड लाइन में नहीं होता है, बट आप अपने बचपन में जो देखते हो वो आपके दिमाग में इम्पैक्ट डालता है। जैसा बाप वैसा बेटा। सलीम अभी जेल में एंड आई होप उसको रिहाई ना मिले, क्योंकि आई डोंट नो क्या करेगा। अगर वो 20 साल की उम्र में सब कर सकता है तो पता नहीं, ना जाने आगे जाके वो क्या करेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी मोनिक ओलिवरे और मिशेल फॉर्नरे की, और कैसे इन्होंने अपने एक अजीब से ऑब्सेशन की वजह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करे और फ्रांस में खून की नदियां बहा दी। दोस्तों मुझे पता है कहानी बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बट मैंने सोचा है कहानी आपको सुनानी बहुत ज़रूरी है, ये बताने के लिए आपको कि कैसे हैवान इस दुनिया में रहते हैं। सो दोस्तों प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। मैं ऐसी और कहानियाँ लेके आपके पास आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।